ऑल राइट एवरीवन, लेट्स कम बैक। अभी हम लोगों ने एक्सपेंस रिकॉग्निशन और नॉन रिकरिंग आइटम वाले पार्ट का डिस्कशन कंप्लीट किया है। ईपीएस के डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार दोनों पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एक्सपेंस रिकॉग्निशन दो वर्ड से मिलके बना है, एक्सपेंस एंड रिकॉग्निशन। एक्सपेंस वर्ड का मतलब होता है खर्चा। मतलब हर वो ट्रांजैक्शन सर जो आपके या तो एसेट को कम करता है या फिर आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज करता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम एक्सपेंस बोलते हैं। आपको भूख लगी, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आपको कैश पे करना पड़ा, आपका एसेट कम हुआ, इट इज़ एन एक्सपेंस। या फिर आपने पिज़्ज़ा क्रेडिट में बाय किया, क्रेडिट कार्ड से बाय किया, तो आपको आज कुछ कैश पे नहीं करना पड़ा पर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो वो भी एक्सपेंस। तो हर वो ट्रांजैक्शन जो या तो आपके एसेट को कम करेगा या तो आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा और साथ-साथ में आपकी तिजोरी भी कम होगी। यस, आपका प्रॉफिट आज कम होगा, आपका इनकम कम होगा, तो आपका जो इक्विटी है वो भी आपका कम हो जाएगा। हम लोग ने देखा था आपके लॉकर से आज पैसे जाएँगे, एक्सपेंस होगा तो आपकी तिजोरी कम होगी। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम एक्सपेंस बोलते हैं। पर ध्यान रखना, जो भी ट्रांजैक्शन हम अपने इक्विटी ओनर्स के साथ करते हैं और वैसे ट्रांजैक्शंस में अगर हम लोगों को कोई भी एसेट कम होता है या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम एक्सपेंस नहीं मानते। सो ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच लीड्स टू अ डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी अदर देन ट्रांजैक्शंस विद द ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम एक्सपेंस मानेंगे। तो जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया अपने इक्विटी ओनर्स को, लेट्स से आपने उनको डिविडेंड पे किया। अब डिविडेंड पे किया आपने, तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए, सर इस केस में भी मेरा एसेट कम हो रहा है तो मैंने डिविडेंड को भी एक्सपेंस मानना चाहिए। द आंसर इज नो। सो डिविडेंड इज नेवर एन एक्सपेंस। आप कभी भी डिविडेंड एक्सपेंस वर्ड नहीं सुनोगे। क्यों सर? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन आपने किसके साथ किया? अपने इक्विटी ओनर के साथ किया है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम अपना एक्सपेंस नहीं मानते, इवन इफ दोज ट्रांजैक्शंस लीड टू अ डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। सो डिविडेंड पेबल विल नेवर बी एन एक्सपेंस। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वर्ड विच इज रिकॉग्निशन। कब और कैसे हमको इन एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? तो जनरल रूल ये है कि आप हमेशा एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे and whenever you are consuming the economic benefits that is flowing from them asset। तो आप अपने एक्सपेंस को, आप अपने कॉस्ट को उस पीरियड का खर्चा मानते हो जिस पीरियड में आपको उस कॉस्ट से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स को आप कंज्यूम कर रहे हो। नाउ इसी प्रेमाइस को बेस मान के तीन तरीके से एक्सपेंस का रिकॉग्निशन किया जा सकता है। एक होता है मैचिंग प्रिंसिपल, एक होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड और एक होता है कैपिटलाइजेशन। सो डिफरेंट कॉस्ट विल बी ट्रीटेड इन आइदर ऑफ these three ways. The basic premise of all the three method is the same. You recognize expense in the profit and loss account in the period in which you are consuming the economic benefits which is flowing from that expense. Now let's first discuss the matching principle. Matching principle ये बोलता है कि आप उस पीरियड में अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे जिस पीरियड में आप उससे एसोसिएटेड रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हो। सो यू आर रिकॉर्डिंग दिस व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस। सो दोनों एक्सपेंस और एसोसिएटेड रेवेन्यू आपका मैच हो जाएगा। इसी को अपन मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। जो अपन पढ़े हैं ना, COGS, देखिए नाम में ही है। आप उन्हीं गुड्स का कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो जिस गुड्स का आपने सेलिंग किया है। जो गुड्स आपने सोल्ड किया है उसी गुड्स का आप कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो। यू आर रिकॉर्डिंग एक्सपेंस इन दैट पीरियड only when you are recording the associated revenue with it, associated revenue with it। ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द बेस्ट एग्जांपल दैट इज फॉलोइंग मैचिंग प्रिंसिपल। ओनली रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स दैट यू हैव एक्चुअली सोल्ड। सो सर, जो गुड्स मैंने सेल नहीं किया है, क्या मैं उनका कॉस्ट आज अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ? लेट्स से मैंने 10 यूनिट्स परचेज किया था, 8 यूनिट्स सेल किया, 2 यूनिट्स मैंने सेल नहीं किया, तो ये 2 यूनिट्स को मैं अपना कॉस्ट नहीं मानता हूँ? द आंसर इज नो। आप उसका कॉस्ट नहीं मानते हो। आप उसको इन्वेंट्री दिखाते हो, अपने बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, उसको अपना आज कॉस्ट नहीं मानते हो। इसका हम लोग ने क्लास में एक एग्जाम्पल भी लिया था कॉक्स का, जहाँ हम लोग ने देखा था कि हमने 20 यूनिट्स परचेज किया, उसमें से खाली 12 यूनिट्स ही सेल किया एट द रेट ऑफ ₹30। आवर परचेज कॉस्ट वाज ₹10। तो मतलब सर 8 यूनिट्स अभी भी अपने पास अनसोल्ड रखा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन को तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है। मतलब हमने 12 यूनिट्स अगर सेल किया है तो हमको 12 यूनिट्स का ही कॉस्ट रिकॉर्ड करना है। सो वी विल रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ ओनली 12 यूनिट्स। तो सर इसको दो तरीके से अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक तो है कि आप नेट में दिखाओ, जैसे रेवेन्यू आपने 12 यूनिट्स का दिखा दिया 360, और उसके अगेंस्ट में आप 12 यूनिट्स का अपना परचेज प्राइस, अपना कॉस्ट दिखा दो। कॉस्ट ऑफ 12 यूनिट्स कितना होगा?
1 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹10, सो 12 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹120, आपको ग्रॉस प्रॉफिट 240 देखने को मिलेगा एंड हेंस आपका यहाँ पे मैचिंग भी हो गया। देखिए यहाँ पे भी 12 यूनिट्स, यहाँ पे भी आपका 12 यूनिट्स। दूसरा तरीका ये है कि कॉग्स में अपन थोड़ा और इन्फॉर्मेशन सामने वाले को प्रेज़ेंट करें, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने एनालिस्ट को, अपने यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दें, ये कॉग्स का ब्रेकअप भी प्रोवाइड करें। तो डोंट यू थिंक जब हम सामने वाले को ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि देखिए मैंने एक्चुअल में तो इतना परचेज़ किया था 20 यूनिट्स का, उसमें से 8 यूनिट्स मेरे पास अभी भी अनसोल्ड रखा हुआ है, तो सामने वाले को और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके बिज़नेस के बारे में। सो दिस गिव्स अ बेटर रिप्रेजेंटेशन एंड हेंस अपन ये वाला मेथड को फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी हम कॉग्स ही कर रहे हैं, यहाँ पे भी नेट में देखोगे आप पूरा परचेज़ कॉस्ट को रिकॉग्नाइज़ करें 20 यूनिट्स का और उसके अगेंस्ट में जो 8 यूनिट्स हैं उसका परचेज़ कॉस्ट को माइनस कर दिए। सो 200 माइनस 80 नेट में यहाँ 120 आया, इस केस में भी यहाँ पे 120 आया था। जस्ट यहाँ पे अपन थोड़ा-सा और ब्रेकअप सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ किया 30 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ ₹12 360, उसके अगेंस्ट में पूरा परचेज़ कॉस्ट रिकॉग्नाइज़ कर दिया। सर पर आपने तो बोला था पूरा परचेज़ कॉस्ट नहीं रिकॉग्नाइज़ करना है, खाली उतना ही कॉस्ट रिकॉग्नाइज़ करना है जितना हमने यूनिट सेल किया था। कोई बात नहीं, हम इस कॉस्ट को कम कर दिए, उसके अगेंस्ट में एक ऑफसेटिंग क्लोजिंग स्टॉक दिखा के। ठीक है? तो नेट में यहाँ पे आपने 12 यूनिट्स का ही कॉस्ट को रिकॉग्नाइज़ किया, 20 माइनस 8, ठीक है? 12 यूनिट्स का कॉस्ट को ही रिकॉग्नाइज़ किया एंड आपका जीपी सेम आएगा ₹240 का। एक ये मेथड है, दोनों में ही मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, दोनों में ही अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही दिखा रहे हैं, जस्ट यहाँ पे थोड़ा-सा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दिखा रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाई दिस ऑप्शन इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। दूसरा एग्ज़ाम्पल जो है जहाँ पे अपन मैचिंग प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं वो है वारंटी कॉस्ट। आपके स्टैंडर्ड्स ने बोला कि जब भी आप कोई भी यूनिट सेल करते हो और उसमें आपने सामने वाले कस्टमर को वारंटी प्रोवाइड करी है, तो उसमें से आपको उस वारंटी को सर्विस करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगा, उसका एस्टिमेशन आज करना पड़ेगा। क्या सर आपने आज कोई कॉस्ट एक्चुअली में इनकर किया क्या जिस दिन आप सामान सेल कर रहे हो? द आंसर इज़ नो। आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि अगर लेट्स से मैंने 1 साल की वारंटी दी है सामने वाले कस्टमर को, तो उस 1 साल में अगर वो प्रोडक्ट खराब होता है और वो मेरे पास उस प्रोडक्ट को लेके आता है, तो जो भी मैं उसको वारंटी में सर्विस दूँगा, उसके पीछे मुझे क्या कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, ये कंपनी को जिस दिन कंपनी ने सेल किया है सामान, उसी दिन एस्टिमेट करना पड़ेगा। एक्चुअल कितना लगेगा मुझे पता नहीं, कंपनी को पता नहीं, एस्टिमेट करना पड़ेगा और उस पूरे कॉस्ट को अपने सेल से डिडक्ट करना पड़ेगा, उस वारंटी कॉस्ट को आज ही रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। मतलब सर अगर मैंने 12 यूनिट सेल किया है, तो मैं खाली 12 यूनिट्स का ही वारंटी कॉस्ट को आज रिकॉग्नाइज़ करूँगा। That again we are following the matching principle. We are recognizing cost of only those units that we have actually sold. तो 2 बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम्पल हैं। एक तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा आता है आपका वारंटी कॉस्ट। फिर हमने देखा था कि जनरली ट्रेडिशनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे दिखता है, इनकम इस साइड आता है, एक्सपेंस इस साइड आता है, ठीक है? एक्सपेंस आपके प्रॉफिट को कम करेगा, इनकम आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा। अगर आपको कोई बोले कि ऐसा ट्रांज़ैक्शन बताओ जहाँ पे आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप अपना इनकम इंक्रीज़ कर दो, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या फिर आप अपने एक्सपेंस को कम कर दो, उस केस में भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और सामने वाला अगर पूछा कि ऐसा ट्रांज़ैक्शन बताओ जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो कम होता है, तो आप क्या करोगे? आप अपने इनकम को कम कर दो, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और आप अपने एक्सपेंस को इंक्रीज़ कर दो, उस केस में भी आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। सो अल्टरनेटिव वे टू रिकॉर्ड एन एक्सपेंस इज़ टू रिड्यूस योर इनकम, आपका प्रॉफिट कम। गिव मी अ मिनट, सॉरी सम नेटवर्क इश्यू। अपन यही देख रहे थे कि अल्टरनेटिव वे टू रिकॉर्ड एन इनकम इज़ टू डिडक्ट द एक्सपेंस। अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी इनकर करती है कंपनी, कुछ ऐसे कॉस्ट भी इनकर करती है जो वन ऑन वन अपन रेवेन्यू से मैच नहीं कर सकते। जैसे कि सैलरी एक्सपेंस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हुआ, तो ऐसे एक्सपेंस को हम लोग एक्सपेंस एज़ इनकर कर देते हैं। मतलब जब भी हम लोग ने वो खर्चा किया, हम उसको एज़ एन एक्सपेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। अब हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था सर कि कैसे एक फैमिली शॉपिंग एंड डिनर के लिए जाती है न्यू ईयर बनाने और उसके साथ-साथ वो एक वॉशिंग मशीन भी परचेज़ करके आती है। तो जो भी वो खर्चा करती है अपने डिनर एक्सपेंस के ऊपर, उसको तो वो एक्सपेंस ट्रीट करेगी। उसको तो अपना एक्सपेंस ट्रीट करेगी बिकॉज़ इकोनॉमिक बेनिफिट उनको कब फ्लो हुआ? जिस दिन वो डिनर करे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर फ्लोइंग इन द सेम पीरियड, सो एंटायर अमाउंट ऑफ द फैमिली डिनर इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज़ एन एक्सपेंस ऑन 1st ऑफ जनवरी 2013। जो सर कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन है रुपीज़ 8000 का, क्या इसका भी इकोनॉमिक बेनिफिट खाली 1 साल में मिलेगा क्या? द आंसर इज़ नो, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था वॉशिंग मशीन आपको 5 इयर्स वारंटी के साथ मिलती है। मतलब वॉशिंग मशीन आप 5 इयर्स तक तो आराम से यूज़ कर सकते हो। सो वॉशिंग मशीन का इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको
फ्लो होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, दैट इज़ फॉर मोर देन 1 पीरियड। तो अपन लोग ने क्या पढ़ा था कि वी विल रिकॉर्ड कॉस्ट एज एन एक्सपेंस इन दैट पीरियड जब हमको उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होंगे। यहाँ पे अपन को इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होंगे फॉर अ पीरियड, फॉर मोर देन 1 पीरियड, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो हम लोग इसके कॉस्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. So it is not appropriate to record entire expense in the single period only because we are consuming the economic benefit for more than one period. So हम लोग उसके कॉस्ट को सिंगल पीरियड में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, हमको उसके कॉस्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, तभी अपना वो जनरल रूल फॉलो होगा एक्सपेंस का। सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ दिस वॉशिंग मशीन ओवर द 5 years। वो कैसे करते हैं सर? अपन लोग इनिशियली जो भी कॉस्ट इनकर करते हैं उसको अपना एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और उस एक्सपेंस का नाम अपन देते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और इस पूरे प्रोसेस को कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। जो इनिशियली आप अपने अपने कॉस्ट को एज एन एसेट रिकॉर्ड किया, इस प्रोसेस को अपन कैपिटलाइजेशन बोलते हैं और फिर धीरे धीरे उसको अपन को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर मल्टीपल पीरियड। इसका अपन लोग ने एग्जांपल भी देखा था। जिस दिन उस फैमिली ने वॉशिंग मशीन परचेज किया उसको अपने बैलेंस शीट में दिखाया एज 8,000 रुपीज एज एन एसेट। ठीक है, इनिशियली इट इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट, उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा एक्सपेंस नहीं दिखाया और फिर धीरे धीरे हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1600 करके डेप्रिशिएट करके इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया। बिकॉज इकोनॉमिक बेनिफिट इज फ्लोइंग फॉर पीरियड ऑफ 5 years, we will also record expense for a period of 5 years। ठीक है, तो सर हमको ये समझ में आया कि कोई भी कॉस्ट जो है उसको दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। एक तो उसको पूरा आज ही एक्सपेंस मान लो, एक्सपेंसिंग ऑफ, डायरेक्टली टेक द फुल अमाउंट ऑफ द कॉस्ट टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस ऑन द एक्सपेंस साइड एज एन एक्सपेंस, इसको अपन डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और जो दूसरा तरीका है उसको अपन कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। आप इनिशियली जो भी कॉस्ट इनकर करते हो उसको पूरा आज एक्सपेंस मत मानो, उसको आप इनिशियली एज एन एसेट रिकॉर्ड करो ऑन योर बैलेंस शीट and then take the small amount of that cost to profit and loss account over multiple period, over multiple period। तो जिस तरीके से आप उसको धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो उसको अपन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोलते हैं। और जो सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर मल्टीपल पीरियड, इस प्रोसेस को बोला जाता है एमोर्टाइजेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है एमोर्टाइजेशन। तो या तो आप एमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के फॉर्म में धीरे धीरे उस कॉस्ट को अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो टू अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर अ पीरियड इन स्मॉल बैचेस। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। सर हम लोगों को कब समझ में आएगा कि व्हेन टू कैपिटलाइज एंड व्हेन टू एक्सपेंस अ कॉस्ट? वेरी सिंपल। इफ द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम दैट कॉस्ट इज फ्लोइंग फॉर मोर देन वन पीरियड, आप कैपिटलाइज करोगे, अदरवाइज यू विल एक्सपेंस इट ऑफ एंड यू विल सी कि जो कैपिटलाइजेशन है ये भी आपके मैचिंग प्रिंसिपल के आइडिया में ही बेस्ड है। मैचिंग प्रिंसिपल आपका क्या बोला था कि भाई जिस साल आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंज्यूम होगा आप उसी साल कॉस्ट रिकॉग्नाइज करना। तो जब आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंज्यूम होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years तो मैं कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड इसी प्रोसेस को अपन कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। धीरे धीरे करके हम इन द फॉर्म ऑफ एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस कॉस्ट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। टेंजिबल एसेट के केस में हम उस प्रोसेस को डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। इंटेंजिबल एसेट के केस में हम सेम प्रोसेस, ऑल दीज थ्री आर वन एंड द सेम थिंग, इट्स जस्ट डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट एसेट क्लासेस। इंटेंजिबल एसेट के लिए हम एमोर्टाइजेशन बोलते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हम उसको डिप्लीशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन, ऑल दीज आर नॉन कैश एक्सपेंसेस। इससे आपके एसेट की वैल्यू कम होती है। इसको अपन एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कोई भी आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो आज कम होगा। फिर हमने देखा था कि कैसे एसेट को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। हालांकि ये चीज़ तो अपन को बैलेंस शीट वाले चैप्टर में देखनी थी, बट जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हियर कहीं पार्ट्स एंड प्लेसेस, कहीं क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सिखाया। सबसे पहले हम ग्रॉस अमाउंट लिखते हैं कि जिस प्राइस में हमने ओरिजिनली एसेट को परचेज किया था पास्ट में, जिसको अपन ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं, उसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। रिकॉल करो अपना बैटरी वाला एग्जांपल कि हमने कितना बैटरी आज तक डिस्चार्ज किया है, वो पूरा आपका एक्यूमुलेट होके हम बताते हैं। और कितना आज बैटरी में
परसेंटेज बचा है, चार्जिंग बचा हुआ है, वो अपना नेट अमाउंट आता है। तो टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट उसमें से माइनस कर देते हैं और आज उस बैटरी में और कितना लाइफ बचा है, कितना परसेंटेज बैटरी बचा है, कितना चार्जिंग बचा है, वो अपना नेट अमाउंट आता है। कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट इसको अपन बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। तो जहाँ पे भी आपको वर्ड आएगा कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, हमेशा आपको उसको सोचना है ये नेट अमाउंट है, इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। वैल्यू ऑफ द एसेट इन माई बुक्स टुडे, आज बुक वैल्यू ऑफ द एसेट क्या है, इसी को अपन कैरिंग वैल्यू बोलते हैं। इट इज ऑलवेज इन दी नेट अमाउंट एंड ओनली दिस इज रेलेवेंट फॉर अस, यही अपने लिए रेलेवेंट होता है। फिर हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपने अगर एक कॉस्ट इनकर किया है 10,000 रुपीज़ का और आपका ईयर 1 एंड ईयर 2 में सेम रेवेन्यू है 15,000 रुपीज़ का, और अगर आप उस कॉस्ट को जब एक्सपेंस ऑफ करते हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा दिखता है, और अगर आप उस कॉस्ट को कैपिटलाइज़ करते हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा दिखता है। सबसे पहले देखिए, अगर आपने एक्सपेंस ऑफ किया तो आप पूरा कॉस्ट को आज ही अपना एक्सपेंस मान लिए, टेकिंग द फुल अमाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस डायरेक्टली, ठीक है। आपका नेट प्रॉफिट 5,000 आया। ईयर 2 में आपका और कोई भी एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करना है, आपका नेट प्रॉफिट ईयर 2 में 15,000 रुपीज़ का आया। अगर आप उसी कॉस्ट को कैपिटलाइज़ करते तो आप इनिशियली उसको अपना एज एन एसेट रिकॉर्ड करते इन द बैलेंस शीट 10,000 रुपीज़, और फिर ये 10,000 को धीरे-धीरे करके आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आते ओवर अ मल्टीपल पीरियड। पीएल अकाउंट ईयर 1 में हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 5,000 रुपीज़ का, 10,000 ओवर 2 इयर्स, तो हर साल कितना रिकॉर्ड होगा 5,000 रुपीज़ का। तो हमने एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000 रिकॉर्ड कर दिया ईयर 1 में। तो अपना नेट प्रॉफिट आया 10,000 और ईयर 2 में भी अपना नेट प्रॉफिट आया 10,000 रुपीज़ का। फिर हमने 5,000 ईयर 2 में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो सर ये देखा गया कि कैपिटलाइजेशन के केस में वॉलेटिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स कम है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स देखने को मिल रहा है। बट अगर वही खर्चा कंपनी एक्सपेंस ऑफ कर देती तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, फर्स्ट ईयर आपका नेट प्रॉफिट 5,000 है और सेकंड ईयर अचानक से आपका नेट प्रॉफिट 15,000 हो गया। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी कम होती है जब कंपनी एक्सपेंस ऑफ करती है अपने कॉस्ट को। फिर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या इम्पैक्ट आता है वो देखा था। ये अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। बस आपको ये बात ध्यान देना है कि कैपिटलाइज़ेशन के केस में हम जो भी कॉस्ट इनकर करते हैं, उसको हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं एज़ एन एसेट इन द बैलेंस शीट एंड देन उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में धीरे-धीरे लेके आते हैं ओवर मल्टीपल पीरियड्स इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इससे क्या होता है कि आज आपने उस पूरे कॉस्ट को एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड किया तो आज का प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा, पर सब्सिक्वेंट ईयर में जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो आपका रिलेटिवली प्रॉफिट्स कम होगा इन कंपैरिजन टू एक्सपेंसिंग ऑफ। एक्सपेंसिंग ऑफ के केस में क्या होता है, आप इमीडिएटली पूरे एक्सपेंस को आज ही अपना पूरे कॉस्ट को आज ही अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो यू विल इमीडिएटली रिड्यूस योर प्रॉफिट्स। तो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कम होता है इन कंपैरिजन टू कैपिटलाइजेशन, बट आपके सब्सिक्वेंट ईयर के प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं बिकॉज यू डू नॉट हैव टू चार्ज एनी डेप्रिसिएशन इन दिस केस। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में इसका क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए, जब भी अपन एसेट परचेज़ या सेल करते हैं तो वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। सिंस आपने यहाँ पे एक एसेट परचेज़ किया तो वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से डिडक्ट होता है एंड दैट इज़ व्हाई यू वुड सी सीएफआई इज़ लेस in comparison to your expensing of where CFI would be more। अब देखो, एक्सपेंसिंग ऑफ के केस में क्या होता है, हर एक्सपेंस को अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट मानते हैं। तो यहाँ पे अपन उसको सीएफओ से डिडक्ट करते हैं इन केस ऑफ एक्सपेंसिंग ऑफ। इन केस ऑफ एक्सपेंसिंग ऑफ जो भी हम एक्सपेंस इनकर करते हैं उसको अपन सीएफओ से डिडक्ट करते हैं। तो सीएफओ से डिडक्ट किया तो सीएफओ कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू कैपिटलाइजेशन। तो ये बोलने का मतलब है कैपिटलाइजेशन के केस में योर सीएफआई वुड बी लेस बिकॉज़ अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लेस करते हैं एंड सीएफओ वुड बी मोर। इन इन केस ऑफ एक्सपेंसिंग ऑफ अपना सीएफओ वुड बी लेस एंड सीएफआई वुड बी मोर बिकॉज़ हम सीएफओ से लेस करते हैं, सीएफआई से लेस नहीं करते, इसलिए सीएफआई ज़्यादा होता है एंड सीएफओ जो है वो कम होता है। सर, या तो आप कैपिटलाइजेशन करो या तो आप एक्सपेंसिंग ऑफ करो, आप देखोगे दोनों ही केस में आप सेम अमाउंट लेके जा रहे हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओवर द ईयर्स। सी, ईयर यहाँ पे आपने ईयर 1 में 10,000 लेके गया, ईयर 2 में 0, तो नेट-नेट में 10,000 ही लेके गया अपने एक्सपेंस साइड में। कैपिटलाइजेशन के केस में आपने ईयर 1 में 5,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ईयर 2 में 5,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। मतलब यहाँ पे भी नेट-नेट में आपने टोटल में 10,000 ही एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, यहाँ पे भी आपने 10,000 ही एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। इट इज़ जस्ट द टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी एंड द नेम हैज़ चेंज्ड। जस्ट द टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी एंड द नेम हैज़ चेंज्ड। यहाँ पे आप एक ही बार में एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स में करते हो, फ्रीक्वेंसी चेंज। टाइमिंग चेंज यहाँ इनिशियली कर देते हो, यहाँ पे ओवर द पीरियड करते हो एंड नेम आपने बदल दिया है। यहाँ पे आपने एक्सपेंस नाम दिया जो भी आप एक्सपेंस इनकर करोगे और यहाँ पे आप उसका नाम दे देते हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस।
फिर हमने एक और एग्जांपल देखा था कि कैसे कैपिटलाइजेशन में एक प्रॉफिट एनहांसिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इनिशियली कैपिटलाइजेशन के केस में देखिए आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स देखने को मिलता है। ईयर 1 का अगर आपको कोई प्रॉफिट पूछे कैपिटलाइजेशन के केस में तो 10,000 है। ईयर 1 का प्रॉफिट अगर आपसे कोई पूछे एक्सपेंसिंग ऑफ के केस में तो 5,000 है। तो मतलब सर कैपिटलाइजेशन के केस में एटलीस्ट इनिशियली हमको एक प्रॉफिट एनहांसिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। हमको एक प्रॉफिट एनहांसिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। सो प्रॉफिट एनहांसिंग इफेक्ट एटलीस्ट इन द ईयर्स ऑफ कैपिटलाइजेशन अर्ली ईयर्स में हमको प्रॉफिट एनहांसिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। सर अगर मैं सब्सिक्वेंट ईयर में भी कोई कॉस्ट को कैपिटलाइज़ करूँगा तो क्या सब्सिक्वेंट ईयर में भी प्रॉफिट एनहांसिंग इफेक्ट मिलेगा? द आंसर इज़ येस। जब आप कोई कॉस्ट को कैपिटलाइज़ करोगे, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज़ एन एक्सपेंस, तब तक आपको प्रॉफिट एनहांसिंग इफेक्ट कंटिन्यू देखने को मिलेगा। बट वहाँ पे एक कंडीशन है, योर अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज़ेशन शुड बी ग्रेटर देन योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। देखिए सर, जो ये वाला पार्ट है, ये आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है। और जो ये वाला पार्ट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हमने देखा था ये अपने प्रॉफिट को कम करता है। तो जब तक ऐसा चीज़ जो मेरे प्रॉफिट को बढ़ाता है वो अमाउंट ज़्यादा है एक ऐसे अमाउंट से जो मेरे प्रॉफिट को कम करता है, तब तक मेरे को नेट नेट में ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सो प्रॉफिट एनहेंसिंग इफेक्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन विल कंटिन्यू टू ऑकर अनटिल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज मोर देन माई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसके ऊपर हम लोग ने क्लास में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था वो। क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि बताइए, आप हर साल 600 रुपीज़ का एक मशीन परचेज़ करते हो और उस मशीन को आप कैपिटलाइज़ करते हो, तो कौन से ईयर में जाके आपको प्रॉफिट एनहांसिंग इफेक्ट कम आपका बंद हो जाएगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था पूरा कि ईयर 1 में भी अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज़ेशन 600 था, डेप्रिसिएशन अमाउंट 200 था, तो प्रॉफिट एनहांसिंग इफेक्ट देखने को मिला बिकॉज़ अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज़ेशन इज़ मोर देन माय डेप्रिसिएशन अमाउंट। ईयर 2 में भी माय अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज़ेशन वाज़ मोर देन माय डेप्रिसिएशन अमाउंट, तो मेरे को प्रॉफिट एनहांसिंग इफेक्ट देखने को मिला। ईयर 3 में मेरा अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज़ेशन वाज़ इक्वल टू माय डेप्रिसिएशन अमाउंट, सो नो प्रॉफिट एनहांसिंग इफेक्ट फ्रॉम ईयर 3 एंड ऑनवर्ड्स। यही चीज़ हमने उस क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। सर एक्सपेंसिंग ऑफ के केस में हम पूरे एक्सपेंस को आज ही अपना एक्सपेंस मानते हैं, तो आज मेरा प्रॉफिट्स बहुत कम हो जाता है। तो जहाँ पे भी आज आपका प्रॉफिट्स कम हो रहा है, ऐसे केसेस को हम लोग कंजर्वेटिव पॉलिसी बोलते हैं। और कैपिटलाइज़ेशन के केस में हम लोग पूरा एक्सपेंस को आज रिकॉर्ड नहीं करते, तो इनिशियली मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, हायर प्रॉफिट्स टुडे। तो जहाँ पे भी जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी में आप ज़्यादा प्रॉफिट्स आज दिखाते हो, वैसे पॉलिसीज़ को आप एग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हो। फिर सर आप एक बात बताइए कि मैंने एक कॉस्ट इनकर किया और उस कॉस्ट को मैंने एज एन एसेट रिकॉर्ड किया, मतलब मैंने एसेट माना, उस एसेट के ऊपर मैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा हूँ, तो वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को मैं कॉस्ट मानूंगा, एक्सपेंस मानूंगा, या फिर उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को मैं एसेट मानूंगा? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को तब आप कैपिटलाइज करके अपना एसेट मानना जब वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के कारण आपका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो एनहेंस हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। लेट्स से आपने एक बिल्डिंग बनाया ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है? अब आपने सब्सिक्वेंटली और उस बिल्डिंग को आपने एज़ एन एसेट माना, सब्सिक्वेंटली आपने उसके ऊपर एक और बिल्डिंग बना ली, एक और फ्लोर बना लिया। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर किया है उस एक्जिस्टिंग एसेट से, इस एक्स्ट्रा कॉस्ट से आपका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो एनहांस हो रहा है। पहले आप 1 फ्लोर का इकोनॉमिक बेनिफिट कंज़्यूम करते थे, अब आप 2 फ्लोर के इकोनॉमिक बेनिफिट को कंज़्यूम करोगे, तो वो उस केस में आप उस कॉस्ट को कैपिटलाइज़ कर दोगे। बट सर अगर आपने जो कॉस्ट इनकर किया है वो खाली आपके एक्जिस्टिंग एसेट की यूज़फुलनेस को मेंटेन करता है, तो ऐसे कॉस्ट को आप एक्सपेंस ऑफ कर दोगे, ऐसे कॉस्ट को आप एक्सपेंस ऑफ कर दोगे। आपने ग्राउंड फ्लोर में एक बिल्डिंग बनाया था, अब आप उसको रेगुलरली क्लीनिंग करते हो। आप उसको रेगुलरली क्लीनिंग करते हो। तो जो रेगुलरली क्लीनिंग करने में कॉस्ट इनकर होता है उसको आप एक्सपेंस ऑफ करोगे, क्योंकि वो आपके एक्जिस्टिंग एसेट की खाली यूज़फुलनेस को मेंटेन कर रहा है। फिर हमने देखा था सर कौन से कॉस्ट को हमको ऐड करना है टू आवर कॉस्ट ऑफ एसेट। तो यहाँ पे आपको रूल बताया, ऑल द कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज़, ये सारे कॉस्ट आपके एसेट के ही कॉस्ट में ऐड होंगे और कैपिटलाइज़ हो जाएँगे। इसके ऊपर भी हमने क्लास में एक क्वेश्चन करा था। ध्यान रखना, जो भी कॉस्ट आप इनकर करते हो ऑन हाउ टू यूज़ द एसेट, उसको अपने एसेट के कॉस्ट का पार्ट मत बनाना। खाली ऑल द कॉस्ट दैट यू इनकर टू पुट द एसेट टू रेडी फॉर यूज़, उन्हीं कॉस्ट को आप अपने एसेट का कॉस्ट बनाना। लेट्स से आपने एक मशीन परचेज़ किया, उसके ऊपर आपने कोई टैक्सेस पे किया, तो आपका टोटल एसेट का कॉस्ट 1,10,000 हो जाएगा। फिर आपने कुछ डिलीवरी चार्ज पे किया, तो टोटल एसेट का कॉस्ट 1,15,000 हो जाएगा। इसी तरीके से आपने जो भी कॉस्ट इनकर किया है टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज़, वो सारे कॉस्ट आपके एसेट के ही कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएँगे।
पर अगर आपने कोई कॉस्ट इनकर किया टू लर्न हाउ टू यूज़ द एसेट, वो कॉस्ट आपका एसेट का पार्ट नहीं बनता है। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ डाल दिया था, जब भी आप एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड में स्विच करते हो फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड में प्रॉफिट्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थोड़ा-सा कम होता है। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन नाम से समझो, अपन ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज़्यादा होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो आज आपका प्रॉफिट जो है वो कम होगा। प्रॉफिट्स कम होगा तो आपका टैक्स भी आज आपको कम पे करना पड़ेगा, एंड आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी आपको कुछ सेविंग्स देखने को मिलेगी बिकॉज़ ऑफ हायर टैक्स सेविंग्स। आपको कम टैक्स पे करना है तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कम अमाउंट माइनस होगा एंड योर सीएफओ वुड बी हायर। इसका डिटेल डिस्कशन हमने क्लास में किया था। फिर बोला कि अगर आपने किसी साल इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया है तो सर मतलब उस साल का प्रॉफिट बहुत तेजी से गिर जाएगा एंड सब्सिक्वेंट ईयर का प्रॉफिट्स आपका ऑब्वियसली हाई होगा इन कंपैरिजन टू द ईयर इन विच यू हैव रिकॉग्नाइज्ड एन इम्पेयरमेंट लॉस। तो जिस साल आपने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया उसके नेक्स्ट वाले ईयर का प्रॉफिट्स आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये जो क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कशन किया था ना, इसमें आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी है। देखिए, लैंड इज़ नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट। तो जो आपका नेट पीपीई है, इसमें आपको ब्रेकअप प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कितना इसमें से लैंड का कंपोनेंट है एंड कितना उसमें से डेप्रिशिएबल एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का कंपोनेंट है। और जो ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ऑब्वियसली ये लैंड के अगेंस्ट तो होगा नहीं बिकॉज़ लैंड तो डेप्रिशिएट होता नहीं है। ये पूरा आपका हमेशा आपके डेप्रिशिएबल एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के ही अगेंस्ट होगा। तो ये उसी के ग्रॉस अमाउंट से माइनस करना, बस यही इसका एक ट्रिक था कि हमेशा नेट पीपीई को आपको एक ब्रेकअप करना पड़ेगा डेप्रिशिएबल एसेट एंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में। लैंड का ब्रेकअप आपने निकाल लिया, डेप्रिशिएबल एसेट का ब्रेकअप निकाल लिया एंड उसको यूज़ करके आप अपने रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमने क्लास में काफ़ी देर डिस्कशन किया था इस क्वेश्चन का। आइए, अब आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। सर, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है? जनरली इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को अपन फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं। जनरल रूल ये है कि जो भी आप इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर करते हो उसको आप हमेशा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आज ही एक्सपेंस ट्रीट करोगे, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया और उस लोन लेके आपने एसेट को परचेज या कंस्ट्रक्ट किया, कोई एसेट कंस्ट्रक्ट या परचेज किया, तो उस लोन के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको अपन कैपिटलाइज कर देंगे। उसको अपन एक्सपेंस ऑफ नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको अपन कैपिटलाइज करेंगे, उसको अपन अपने एसेट का कॉस्ट मानेंगे, तो उसको अपन कैपिटलाइज इंटरेस्ट बोलते हैं। ऐसा खाली एक ही एक्सेप्शन है, जब आपने लोन लिया, लोन लेके कोई एसेट परचेज या कंस्ट्रक्ट किया, तो उस एसेट परचेज और कंस्ट्रक्शन के पीरियड में जो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उस लोन के ऊपर, उसको आप कैपिटलाइज करोगे, तो आप एक्सपेंस ऑफ नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपने 1000 रुपीज़ का एक एसेट परचेज़ किया था, आपने 200 रुपीज़ इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर किया ऑन द लोन, तो 200 रुपीज़ भी आपका एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, ये आपका कैपिटलाइज़ होगा, ये आपका एसेट का ही कॉस्ट माना जाएगा। तो 1000 रुपीज़ का एसेट, 200 रुपीज़ का कैपिटलाइज़ इंटरेस्ट, टोटल आपका 1200 रुपीज़ का एसेट कॉस्ट होगा, जिसको आप अपने बैलेंस शीट में आज 1200 रुपीज़ में दिखाओगे। मान लीजिए अगर आपका ये इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज़ नहीं होता, इंस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस ऑफ हो जाता, तो क्या होता? सर, इन दैट केस माय एसेट वुड अपीयर इन माय बैलेंस शीट एट जस्ट रुपीज़ 1000। ये 200 रुपीज़ तो मैं एक्सपेंस ऑफ कर दिया, कैपिटलाइज़ किया ही नहीं, एसेट का पार्ट माना ही नहीं, तो मेरा एसेट खाली 1000 रुपीज़ में रिकॉर्ड होता। सो बाय कैपिटलाइजिंग इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? हम अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को एसेट का पार्ट बना दे रहे हैं। अब बताइए, तो 1200 रुपीज़ को जब आप डेप्रिशिएट करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? सर, हर साल 600 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अगर मेरा ये इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज़ नहीं होता, तो मेरा एसेट बुक्स में कितने रुपीज़ में आता? सर, 1000 रुपीज़ में आता। उस केस में आपका हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता? सर, 500 रुपीज़ चार्ज होता। जब कैपिटलाइज़ हो रहा है तो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 600 रुपीज़ का। जब कैपिटलाइज़ नहीं हो रहा था तो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था 500 रुपीज़ का। मतलब एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो कितना रुपीज़ है? 100 रुपीज़ पर ईयर। 100 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स कितना हो रहा है टोटल में? 200 रुपीज़। इट इज़ नथिंग बट योर कैपिटलाइज़्ड इंटरेस्ट। तो सर, हमने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज़ किया, उसको एसेट माना और फिर धीरे-धीरे उसको डेप्रिशिएट करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आए। आपने एक बिल्डिंग परचेज़ करा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाया, ठीक है? इसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करना पड़ा, वो आपने कैपिटलाइज़ करके बिल्डिंग का कॉस्ट माना। अब आप बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हो, आप एसेट को यूज़ कर रहे हो, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एंड उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। लेट्स से आप उस बिल्डिंग को यूज़ नहीं करके उस बिल्डिंग को किसी को सेल कर दें।
सेल करते सर, तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल साइड में दिखाता। अब जब भी आपको कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? आपको कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। तो COGS, कॉग्स आपको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। तो ये बिल्डिंग के पीछे आपने जो भी कॉस्ट इनकर किया है, ये आपका कॉग्स का पार्ट बनेगा। तो जो इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज़ करके बिल्डिंग के कॉस्ट को जोड़ा है, वो भी आपका कॉग्स का पार्ट बन जाता है। वो भी आपका कॉग्स का पार्ट बन जाता है। कुछ नहीं बोला, सिंपली ये बोला कि जब भी आप एक एसेट को हेल्ड फॉर सेल करते हो, तो जो भी आपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज़ करके उस एसेट के कॉस्ट में इनकर किया है, वो आप कॉग्स का पार्ट बना के उसको एज़ एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना। फिर आया ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में इसका क्या ट्रीटमेंट आता है। देखिए, हमने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज़ किया, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज़ किया मतलब हमने हमारे इंटरेस्ट को एसेट माना, ठीक है? एसेट माना, एसेट का सेल एंड परचेज़ क्या होता है? हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो ऐसी हर चीज़ जिसको हम एसेट मान रहे हैं, उसका जब भी हम परचेज़ सेल करेंगे तो वो क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पे करने गए तो आपके जेब से पैसा जाता है, सो इट इज़ अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट इज़ अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर आपको बोला गया कि सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, आपको कोई ट्रैप में नहीं फँसना है। देखिए, कंपनी कोई भी इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट माने, कैपिटलाइज़्ड इंटरेस्ट माने, इससे बैंक वाले अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ेंगे। कंपनी बोलेगी कि भई ये हमारा जनरल इंटरेस्ट है, ये हमारा कैपिटलाइज़्ड इंटरेस्ट है, बैंक वाले बोलेंगे ये वो आपको देखिए, हमको तो हमारा टोटल इंटरेस्ट चार्ज करना है। आप अपने बुक्स में उसका क्या ब्रेकअप कर रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जितना लोन हमने आपको दिया है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हम आपसे पूरा पैसा लेंगे। तो जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस हमको कंपनी का टोटल इंटरेस्ट बर्डन चेक करना चाहिए, बोथ जनरल एंड बोथ कैपिटलाइज़्ड। हमको सारे इंटरेस्ट को खाली एक ही इंटरेस्ट मान के कंपनी का एनालिसिस करना चाहिए व्हेन वी आर एनालाइजिंग द इंटरेस्ट बर्डन ऑन द कंपनी। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है। ध्यान रखना, इस इंटरेस्ट एक्सपेंस में आप टोटल इंटरेस्ट लो, बोथ जनरल इंटरेस्ट एंड कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट एज वेल, ठीक है? मान लीजिए, और अगर आपने इंटरेस्ट अगर आपने कैपिटलाइज़ नहीं किया तो मतलब आपने उसको एसेट नहीं माना होगा। अब तो अपन को सब इंटरेस्ट को एक ही इंटरेस्ट मानना है, कैपिटलाइज़्ड इंटरेस्ट को भी जनरल इंटरेस्ट मानना है। तो मान लीजिए अगर कंपनी ने कोई भी इंटरेस्ट को कैपिटलाइज़ नहीं किया होता, मतलब एसेट नहीं माना होता। एसेट नहीं माना होता तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होता। कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होता, तो आज कंपनी की अर्निंग्स जो है, वो थोड़ी ज़्यादा होती। तो जब अपन एडजस्टेड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब अपन सारे इंटरेस्ट को एक इंटरेस्ट मान रहे हैं, तो उसमें अपन को कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक तो कंपनी ने जो अर्निंग्स रिपोर्ट करी है, वो अपन ले लेंगे, पर उसमें हमारा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर देंगे क्योंकि अब तो सब सेम ही इंटरेस्ट है। कोई भी चीज़ कैपिटलाइज़ नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ एसेट नहीं माना गया है। कोई भी चीज़ एसेट नहीं माना गया है, तो मतलब आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होना ही नहीं चाहिए था। तो अपन डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट से हमारी अर्निंग्स को बढ़ा देंगे, ठीक है? न्यूमरेटर समझ में आया? इसमें अपन एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को बढ़ा देंगे क्योंकि अब कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा अगर सारा इंटरेस्ट एक ही इंटरेस्ट है तो। और जो ये नॉर्मल इंटरेस्ट एक्सपेंस का था, इसमें अपन दोनों इंटरेस्ट को लेंगे, बोथ जनरल इंटरेस्ट एंड कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट एज़ वेल। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से रिकॉल होगा। क्लास में हम लोग ने इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन किया था फुल फ्लेजेड। ये वाला क्वेश्चन से आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, फॉर्मूला से उतना अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाओगे। हमने तो क्लास में फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत भी नहीं समझा था। खाली कॉमन सेंस से हमने अपना आंसर निकाल लिया था, हमको फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा सर। जिस तरीके से हमने क्लास में इस चीज़ को पढ़ा था। फिर आता है सर, कोई भी कॉस्ट जो आप इंटेंजिबल एसेट में इनकर करते हो, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, जनरल आइडिया ये है कि कोई भी कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो टू क्रिएट एनी इंटेंजिबल एसेट इंटरनली, इंटरनली मतलब अपनी कंपनी के अंदर आप एक इंटेंजिबल एसेट के ऊपर काम कर रहे हो, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एंड जो भी कॉस्ट आप इनकर करते हो ऐसे इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करने के लिए, उसको आपको एक्सपेंस ऑफ करना है व्हेनेवर यू आर इनकरिंग दैट एसेट, व्हेनेवर यू आर इनकरिंग दैट एक्सपेंस। बट सर वहाँ पे 2 एक्सेप्शन आ गए। 2 एक्सेप्शन क्या है? एक आता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये खाली आपका आईएफआरएस में एक्सेप्शन है, और दूसरा आता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट। ये 2 कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट क्या है सर? जो भी कॉस्ट आप इनकर करते हो ऑन फाइंडिंग एनी न्यू टेक्नोलॉजी, उसको अपन रिसर्च बोलते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? जब आप उस न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर लिए, एक ब्रेक थ्रू पा लिए, अब आप उस न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक नया
आप प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहे हो जिसको आप या तो अपने यूज़ में रखोगे या फिर आप मार्केट में सेल करोगे, उस फेज़ को अपन बोलते हैं डेवलपमेंट फेज़। तो आपके आईएफआरएस ने बोला कि जो भी रिसर्च फेज़ में आप कॉस्ट इनकर करते हो ना, उसको तो आप एक्सपेंस ऑफ कर देना, मतलब पूरा अमाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज़ एन एक्सपेंस दिखाना। और जो भी आप डेवलपमेंट फेज़ में कॉस्ट इनकर करते हो, उसको आप कैपिटलाइज़ करना, उसको आप अपना एसेट मानना और ओवर द मल्टीपल ईयर्स फिर उसको आप डेप्रिशिएट करना। आपका यूएस गैप बोला, चाहे वो रिसर्च कॉस्ट हो, चाहे डेवलपमेंट कॉस्ट हो, आप उसको एक्सपेंस हमेशा एज़ एन एक्सपेंस ही ट्रीट करोगे, आप पूरे कॉस्ट को एक्सपेंस ऑफ करना। जनरल रूल भी यही बोलता था कि आपको सारे कॉस्ट को एक्सपेंस ऑफ करना है। यूएस गैप भी यही बोला कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को भी एक्सपेंस ऑफ करना है, जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट यूएस गैप में तो एक्सेप्शन नहीं है। यूए आईएफआरएस में एक्सेप्शन है। आईएफआरएस क्या बोलते हैं? बाकी कॉस्ट को तो आपको हमेशा एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का थोड़ा ट्रीटमेंट अलग होगा। उसमें भी रिसर्च कॉस्ट को एक्सपेंस ऑफ कर देना जब भी आप इनकर करोगे, डेवलपमेंट कॉस्ट को एक्सपेंस मत करना, कैपिटलाइजेशन करना। सो डेवलपमेंट कॉस्ट इज एन एक्सेप्शन अंडर आईएफआरएस टू द जनरल रूल ऑफ ऑलवेज एक्सपेंसिंग द कॉस्ट। वहाँ पे इसका डेवलपमेंट कॉस्ट एक एक्सेप्शन है। बट सर, डेवलपमेंट कॉस्ट को आपको कैपिटलाइज करने तभी मिलेगा जब आप इस 4 कंडीशंस को फुलफिल करोगे। सर वो 4 कंडीशंस क्या-क्या है? सबसे पहले आपकी टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी एस्टैब्लिश होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास इनफ रिसोर्सेज़ होना चाहिए सो दैट यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये नहीं आपने रिसर्च कर लिया कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाऊँगा जिससे एक मरा हुआ इंसान भी ज़िंदा हो जाएगा, बट आपके पास एबिलिटी ही नहीं है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो फिर हम उसको डेवलपमेंट फेज़ अभी भी नहीं मानेंगे। तीसरा, रेडी मार्केट एग्जिस्ट होना चाहिए। पीपल शुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग योर new product. And fourth, you can, whenever you are going to complete that asset, either you can use that asset on your own or you have the ability to sell it to other people, तभी आप उसको डेवलपमेंट कॉस्ट मान के कैपिटलाइज कर पाओगे उस फेज के कॉस्ट को। फिर आपको बोला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सर ये आईएफआरएस और यूएस गैप में एग्जैक्ट सेम तरीके से ट्रीटमेंट होता है, सेम पेज, ठीक है। बिफोर टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो भी आप कॉस्ट इनकर करते हो उसको आपको एक्सपेंस मानना है। एंड आफ्टर टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड, जो भी आप कॉस्ट इनकर करते हो उसको आपको कैपिटलाइज करना है। सर एक बार पूरा समरी दे दो फटाफट, क्या हुआ? देखिए, रिसर्च कॉस्ट सेम ट्रीटमेंट है, आईएफआरएस में जाओ, यूएस गैप में जाओ, इसको आपको हमेशा एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा। डेवलपमेंट कॉस्ट सर डिफरेंट ट्रीटमेंट है बोथ आईएफआरएस एंड यूएस गैप में। यूएस गैप बोलता है आपको एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा और आईएफआरएस बोलता है आपको उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन को फर्स्ट डिफरेंस देखने को मिला अपना आईएफआरएस और यूएस गैप के बीच में। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट, यहाँ पे भी सर सेम ट्रीटमेंट है बोथ अंडर आईएफआरएस एंड यूएस गैप। क्या बोला गया? बिफोर टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिश, आपको एक्सपेंस ऑफ करना है। आफ्टर टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिश, आपको कैपिटलाइज करना है। सर हम इतना फटाफट क्यों जा रहे हैं आज? क्योंकि हमने जस्ट सभी चैप्टर को कंप्लीट किया है, बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। लगभग 8 to 10 आवर्स हमने खाली एक्सपेंस रिकॉग्निशन को डिस्कशन करने में टाइम लगाया है, इसलिए हम खाली रिकॉल करने के पर्पज से एकदम फटाफट से अपना रिविजन को पूरा कर रहे हैं। फिर जब आपको एनालिस्ट को बोला गया कि जब आप 2 कंपनीज़ को कंपेयर कर रहे हो, तो ध्यान देना कि वो लोग अलग-अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फ़ॉलो कर रहे होंगे, तो आप ईज़ी कंपैरिज़न नहीं कर पाओगे। अगर आपको ईज़िली कंपैरिज़न करना है, तो आपको उन कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करके सेम पेज में लाना होगा। लेट्स से एक कंपनी है बबलू प्राइवेट लिमिटेड और एक कंपनी है सोनू प्राइवेट लिमिटेड। बबलू प्राइवेट लिमिटेड अपने डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज़ करती है। हो सकता है एफआरएस फॉलो कर रही होगी। सोनू प्राइवेट लिमिटेड अपने डेवलपमेंट कॉस्ट को एक्सपेंस ऑफ करती है। मतलब सर बबलू प्राइवेट लिमिटेड अपने डेवलपमेंट कॉस्ट को एज़ एन एसेट दिखाती है बैलेंस शीट में, और जो सोनू प्राइवेट लिमिटेड है वो आज एक्सपेंस दिखाती है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका प्रॉफिट्स कम होगा, इसका प्रॉफिट्स आज ज़्यादा होगा। दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम नहीं है, तो अपन एकदम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो अपन को बबलू प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करके सेम पेज में लाना होगा। तो हम ये सोचेंगे कि बबलू प्राइवेट लिमिटेड भी अगर अपने डेवलपमेंट कॉस्ट को एक्सपेंस ऑफ ट्रीट करती अदर देन कैपिटलाइजेशन, तो आज उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसा दिखता। मतलब सर, इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एज एन एसेट, अगर बबलू प्राइवेट लिमिटेड अपने डेवलपमेंट कॉस्ट को एक्सपेंस मानती, तो आज उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसा दिखता। बहुत ही सिंपल है, आपको एसेट को हटाना है और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम एसेट को रिमूव कर देंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब कोई एसेट नहीं तो सर डेप्रिसिएशन भी नहीं, तो डेप्रिसिएशन भी हम रिमूव कर देंगे। अब सर एसेट नहीं मान के हम एक्सपेंस मान रहे हैं, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो हमने लेस किया था एसेट के कॉस्ट को, वो वहाँ से हटा देंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके माइनस कर देंगे। सो वी विल रिमूव इट फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड वी विल रिकॉग्नाइज दैट एक्सपेंस अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके ऊपर हमने यहाँ पे भी एक क्वेश्चन किया है पूरा अच्छे से, और क्लास में एक और क्वेश्चन किया है बुक से, हमारी बुक से एक और क्वेश्चन इसके ऊपर हमने किया है।
अच्छा, बुक में नहीं किया था, वो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा दी। तो क्लास में इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि कैसे आप एडजस्टमेंट करते हो? कैसे आप उसका एडजस्टमेंट करते हो? ठीक है? वो क्वेश्चन को हमने क्लास में कंप्लीट किया था। फिर हाउ चॉइस ऑफ एक्सपेंस रिकॉग्निशन विल अफेक्ट अस एज एन एनालिस्ट, जब हम कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी अपने एक्सपेंसेस को जल्दी रिकॉर्ड कर रही है, मतलब आज उसका प्रॉफिट कम है, तो अपन क्या पढ़े थे, इसको अपन कंजर्वेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। सिमिलरली अगर एक ऐसी कंपनी है जो आज अपने एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करके उनको बाद में रिकॉग्नाइज करेगी, मतलब वो आज ज़्यादा प्रॉफिट्स रिकॉग्नाइज करेगी, इनको अपन एग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। ये ध्यान रख लेना कि कंपनीज अपने एस्टिमेशंस को यूज़ करके अर्निंग्स को मैनिपुलेट कर सकती है। जब कंपनी को ज़्यादा अर्निंग्स दिखानी है, तो हो सकता है वो अपना वारंटी कॉस्ट को कम एस्टिमेट करे, और जब कंपनी को कम अर्निंग्स दिखानी है, तो हो सकता है वो अपने वारंटी कॉस्ट को ज़्यादा एस्टिमेट करे। तो हमेशा, क्योंकि मेकिंग एस्टिमेट इज़ इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग ने पढ़ा था कि भई मैनेजमेंट जब भी प्रोडक्ट को सेल करती है, उनको एक एस्टिमेट लेना पड़ेगा कि हमको कितना वारंटी कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। तो मेकिंग एस्टिमेट इज़ इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, और वो इसी चीज़ को यूज़ करके अपने अर्निंग्स को हो सकता है मैनिपुलेट कर सकती है। तो हमको एज़ एन एनालिस्ट उस बहुत ज़्यादा कॉशन एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा। तो सर हम कैसे करेंगे? जब भी बहुत ज़्यादा चेंज इन एस्टीमेट आएगा, तो हम कंपनी को फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कि हमको बताइए क्यों ऐसा हुआ? अंडरस्टैंड दी अंडरलाइंग रीज़न्स। फिर हम उस कंपनी के एस्टीमेट्स को बाकी कंपनी, जो इंडस्ट्री में कंपनीज़ हैं, उनके एस्टीमेट से कंपेयर करेंगे, और जब भी हमको कोई इनकंसिस्टेंट चीज़ मिलेगी, फिर हम मैनेजमेंट को फ़ोन लगाएँगे और उनको बोलेंगे कि आप हमको रीज़न्स समझाइए। एडिशनल इन्फो अगर हमको चाहिए कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एस्टीमेट्स के बारे में, तो वो अपन को फुट नोट्स में मिल सकता है, या फिर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में मिल सकता है। और याद रखना हमेशा, जब भी आपको कंपैरिजन करना है 2 कंपनीज़ के बीच में, तो आपको उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये था अपना सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, एक्सपेंस रिकॉग्निशन का रिवीजन कंप्लीशन। अब अपन थर्ड पार्ट में चलते हैं, नॉन रिकरिंग आइटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सर 4 टाइप ऑफ नॉन रिकरिंग आइटम्स हो सकते हैं। एक होता है अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट आइटम्स, एक होता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, एक होता है अकाउंटिंग चेंजेस, और एक होता है चेंज इन स्कोप या फिर एक्सचेंज रेट। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार-बार रीअकर नहीं होंगी। जैसे कंपनी का सेल्स, वो बार-बार रीअकर होगा। कंपनी को सैलरी एक्सपेंस बार-बार रिकर होगा। कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बार-बार रीअकर होगा। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो अनयूजुअल इन नेचर है, या फिर जो कंपनी डिसकंटिन्यू कर दे रही है, या फिर कंपनी कोई मेजर ओवरऑल मेजर चेंज लेके आ रही है, ये सर बार-बार रीअकर नहीं होंगे। तो ऐसे आइटम्स को कंपनी को सेपरेटली एक अलग से एम्फसिस देके फ्लैग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? वो इसलिए करना पड़ेगा कि जो भी कंपनी के आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फोरकास्ट कर रहा है, वो इन सारे नॉन रीअकरिंग आइटम्स को अपने फोरकास्ट से एक्सक्लूड कर सके, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट इन द फ्यूचर। So these items of expense and income are less likely to occur in future, and so the company should separately highlight and disclose this items. सबसे पहले आइटम में अपन चलते हैं, विच इज अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट आइटम। ऐसा कोई आइटम जो कभी हुआ नहीं है, जो कभी रेगुलर बेसिस में होता नहीं है, अचानक से हुआ, और वो अमाउंट मटेरियल इन नेचर है। मटेरियल मतलब वो यूजर्स के ओपिनियन को अफेक्ट कर सकता है, इन्वेस्टर्स के ओपिनियन को अफेक्ट कर सकता है। सर कंपनी के यहाँ एक 1000 करोड़ की कंपनी थी, उसके यहाँ थेफ्ट हुआ 200 रुपीज़ का। कंपनी बोली ये तो मेरे यहाँ बार-बार नहीं होता है, ये एक अनयूजुअल इनफ्रीक्वेंट आइटम है। क्या वो अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट तो है, पर क्या वो मटेरियल है? द आंसर इज़ नो। सर 1000 करोड़ की कंपनी के लिए 200 रुपीज़ का थेफ्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। बट यहीं अगर कंपनी के यहाँ थेफ्ट हो जाता 20 सीआर का, तो वो एक मटेरियल फिगर हो जाता है। तो कंपनी को जज करना पड़ेगा कि भई क्या वो ट्रांज़ैक्शन हमारे इन्वेस्टर्स के ओपिनियन को अफ़ेक्ट कर सकता है? अगर आंसर इज़ येस, और वो अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट भी है, तो फिर कंपनी इसको क्लासिफ़ाई कर देगी एज़ एन अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट आइटम। पॉसिबल एग्ज़ाम्पल्स क्या होते हैं? रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, इम्पेयरमेंट लॉस, एंड कोई भी कंपनी को बड़ा गेन या लॉस हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। सर एज़ एन एनालिस्ट हमको कैसे डील करना है इन अनयूजुअल इनफ्रीक्वेंट आइटम से? सिंपल, हमको इनको इग्नोर कर देना है जब हम कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स का फोरकास्ट करेंगे, क्योंकि ये आइटम्स बार-बार नहीं होंगे। सर अगर एक ऐसा अनयूजुअल आइटम है जो बार-बार कंपनी के साथ हो रहा है, अगर बार-बार हो रहा है, तो फिर हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, सिंपल। जब हम फोरकास्ट बैठा रहे हैं तब हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू अगेन हैपन इन द फ्यूचर। लेट्स से कंपनी जापान में अपना बिज़नेस ऑपरेट करती है, वहाँ पे बार-बार कंपनी को अर्थक्वेक फेस करना पड़ रहा है। फर्स्ट ईयर जब हम एनालिसिस करे, अर्थक्वेक हो गया, हमने बोला ये तो अनयूजुअल आइटम है, लेट्स इग्नोर, अगले साल कंपनी को अर्थक्वेक से कोई लॉस नहीं होगा। फिर अगले साल लॉस हो गया, फिर थर्ड ईयर में अर्थक्वेक से लॉस हो गया, तो हम उसको नॉर्मल पार्ट ऑफ रूटीन एक्टिविटी मान लेंगे। भले इंडिया में वो एक अनयूजुअल आइटम है, बट जापान में इट इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर फोरकास्टिंग। सर इनकम स्टेटमेंट में हमको ये एक्सेप्शनल आइटम्स कहाँ देखने को मिलेगा? जस्ट ये आपके इनकम और एक्सपेंस के साथ ही आपको वहाँ पे देखने मिलेगा बिफोर योर
टैक्स, बिफोर योर टैक्स आपको कहीं पे यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम, अनयूजुअल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है सर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ऐसा बिजनेस ऑपरेशन जिसको कंपनी फिजिकली एंड ऑपरेशनली सेपरेट कर सकती है। लेट्स से आदित्य बिरला ग्रुप के लिए अल्ट्राटेक बिजनेस इज अ डिफरेंट बिजनेस एंड एल्यूमिनियम हिंडाल्को इज अ डिफरेंट बिजनेस। तो ऐसा कोई बिजनेस ऑपरेशन जिसको फिजिकली एंड ऑपरेशनली सेपरेट किया जा सकता है और कंपनी ने या तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है या फिर प्लान कर रही है डिस्पोज ऑफ करने का, और कंपनी बोल रही है कि भाई हम इस बिजनेस ऑपरेशन में और कोई भी फ्यूचर में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, तो ऐसे सारे बिजनेस ऑपरेशंस को अपन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोलते हैं। सर ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हमको इनकम स्टेटमेंट में कहाँ देखने मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सेपरेटली सेपरेटली अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो भी नेट ऑफ टैक्स डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक फिगर आपको खाली वहाँ पे डालना पड़ेगा कि भई हमको इतना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। जैसे जो ऑपरेशंस को आप कंटिन्यू करते हो, उनका तो आप पूरा ब्रेकअप प्रोवाइड करते हो ना कि इतना साल इतना मुझे इनकम हुआ, इतना मुझे एक्सपेंस हुआ, इतना मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, फिर मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ा, नेट-नेट में मैंने कंटिन्यूड ऑपरेशन से इतना प्रॉफिट कमाया। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का आपको कोई ब्रेकअप नहीं प्रोवाइड करना है। जब आप वो काम ही नहीं कर रहे हो, तो आप हमको इतना इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? आप सिंपली खाली बताओ कि आपको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। ये वाले बच्चे को हम छोड़ दिए अब, इसको हम पराया मान लिए, ठीक है? इसको हम इनके साथ नहीं खेलने देते, तो इसके इनकम, इसके एक्सपेंस में आप इसको कभी भी अपना पार्ट नहीं बनाओगे। इसको आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस बोल के, एक ऐसी छोड़ा हुआ इंसान मान के खाली बोलना, तुम खाली एक ही शब्द बोलोगे, नेट-नेट में एक फिगर बताना, वो भी नेट ऑफ टैक्स बताना। फिर आया कि भई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जब कोई कंपनी बोलती है कि भाई मैं इस बिजनेस ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू करूंगी, तो क्या वो फर्स्ट डे ही सेल हो जाता है क्या? द आंसर इज नो। बहुत प्लानिंग लगता है, बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जिस दिन कंपनी ने एक प्लान बनाया कि भाई अब मुझे इस बिजनेस ऑपरेशंस को डिस्पोज ऑफ करना है, उसको अपन बोलते हैं मेजरमेंट डेट। और जिस दिन वो बिजनेस एक्चुअली सेल होता है, उसको अपन बोलते हैं एक्चुअल डिस्पोजल डेट। और आपके मेजरमेंट डेट से एक्चुअल डिस्पोजल डेट के बीच में जो पीरियड होता है, इसको अपन बोलते हैं फेज आउट पीरियड। आपके स्टैंडर्ड्स ने बोला कि जिस दिन भी आप प्लान बना रहे हो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को सेल करने का, मतलब मेजरमेंट डेट वाले दिन आपको एक एस्टिमेट करना पड़ेगा कि जिस दिन भी मैं इस बिजनेस को एक्चुअली में सेल करूंगा, जब भी मैं ये बिजनेस को एक्चुअली में सेल करूंगा, तो क्या मेरे को लॉस होगा या फिर मेरे को गेन होगा? सर क्या मेरे को अभी से पता है क्या मेरे को एक्चुअल गेन और लॉस कितना होगा? द आंसर इज नो। हम तो खाली एक एस्टिमेट करेंगे यहाँ पे कि मैं जब भी ये बिजनेस को सेल करूंगा फ्यूचर में, तो मेरे को कितना गेन होगा या फिर कितना लॉस होगा। अगर मुझे सर लॉस होगा, इफ द लॉस इज एस्टिमेटेड, तो उस पूरे अमाउंट ऑफ लॉस को मैं आज ही अपने इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूंगा। सर पर अगर मुझे गेन होगा सर, रिकॉल करो, क्लास में हमने पढ़ा था, अगर मुझे गेन होगा, तो यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड्स ने कंजर्वेटिव हो गए थोड़े, थोड़ा-सा खेल दिया सर। बोला गेन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। गेन तो आप जब एक्चुअल में सेल करोगे अपने बिज़नेस को और एक्चुअल में जब गेन होगा, तभी आप उस गेन को रिकॉर्ड करना। पर सर लॉस तो हमको एस्टिमेट करके आज ही रिकॉर्ड करने बोला और गेन आपको आज रिकॉर्ड करने नहीं दिया। आपने एस्टिमेशन किया तो आपने देखा अरे वाह! बहुत अच्छा गेन होने वाला है। क्या मैं इस गेन को रिकॉर्ड कर सकता हूँ? द आंसर इज़ नो। आपने एस्टिमेशन किया, सर लॉस होने वाला है, क्या इसमें लॉस को रिकॉर्ड कर सकता हूँ? द आंसर इज़ येस। लॉस को आपको आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पर गेन को आप आज एस्टिमेट करके भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यू कैन रिकॉर्ड द गेन ओनली ऑन द एक्चुअल डेट ऑफ सेल व्हेनेवर यू आर सेलिंग द एसेट। सर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का जब मैं एनालिसिस करूँगा कोई कंपनी का, तो उसको मेरे को कैसे ट्रीट करना है? सिंपली आप अपने फोरकास्टिंग में इसको भी एक्सक्लूड कर दोगे, क्योंकि फ्यूचर में ये बिज़नेस कभी रहने ही नहीं वाला है। फिर जब कंपनी बिज़नेस ऑपरेशंस चलाती है, तो उसको टाइम टू टाइम कुछ-कुछ अकाउंटिंग चेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कैसे सर? कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गया, या फिर एक्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही कोई चेंज आ गया, या फिर कंपनी ने अपने खुद से अकाउंटिंग पॉलिसी ही चेंज कर दिया, या फिर कंपनी ने कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट ले रखा था, मैनेजमेंट एस्टीमेट, उसको चेंज कर दिया। सर पॉलिसी और एस्टीमेट में क्या फ़र्क होता है? काफ़ी ज़्यादा हमने क्लास में डिटेल डिस्कशन किया, यहाँ पे मैं रिवीजन क्लास में ये नहीं करवाऊँगा। और 4 कंपनी कुछ-कुछ अकाउंटिंग एरर भी कर सकती है। तो इन जब भी अकाउंटिंग चेंजेस आता है, इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये अपन आगे देखेंगे। देखिए, जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग चेंज करते हो, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप 2 तरीके से फॉलो कर सकते हो। एक तो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बोला जाता है और एक बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। सर प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्लास में हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप अपना नेम चेंज कर रहे हो, तो उसका कैसे प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में इफेक्ट आएगा और कैसे रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में इफेक्ट आएगा। रिकॉल करो वो वाला एग्जांपल, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रिलेटेबल एग्जांपल था।
प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जो हो गया सर वो हो गया, पुरानी बात को भूल जाओ, रात गई बात गई, आगे से अच्छा काम करना, आगे से गलती मत करना, आगे से अप्लाई करो। गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू हैव टू अप्लाई द चेंज्ड पॉलिसी, यू हैव टू अप्लाई द चेंजेस। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बोलता है नहीं सर, यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम पास्ट ईयर्स ऑल्सो, आपको पुराने पाप भी अपने पूरे धोने पड़ेंगे वापस जाके। Think of it as it was always applicable on you, as these changes were always applicable on you. Now, again, prepare all the financial statements using that updated policies. अगेन प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे आपकी ऑब्वियसली कंपेरेबिलिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि आप आगे भी चेंज्ड हिसाब से अपना बना रहे हो और पहले की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पूरा चेंजेस को इंकॉर्पोरेट करके बनाना पड़ा, तो यू कैन ईजिली कंपेयर। यहाँ पे कंपेरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। डिफरेंट केसेस में आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स फॉलो करना पड़ेगा, वो अपन अभी देखेंगे। न्यू स्टैंडर्ड्स आर इशूड और चेंज इन एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें हमको क्या करना है सर? प्रोस्पेक्टिव करना है, रेट्रोस्पेक्टिव करना है। जो आपका स्टैंडर्ड्स बोलेगा वो करना, हम अभी से कुछ नहीं बोल सकते। स्टैंडर्ड्स विल इंस्ट्रक्ट यू व्हाट इज द ट्रीटमेंट। सर जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आएगा उसमें क्या होगा सर? उस केस में हम रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करेंगे। सर क्या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रखी है, हमको सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करना होगा? डोंट यू थिंक इट इज स्लाइटली इम्प्रैक्टिकेबल? आपके स्टैंडर्ड्स ने भी इस बात को समझा और उन्होंने आपको इसीलिए एक थोड़ा सा ब्रीदर दे दिया। उन्होंने बोला इफ इट इज इम्प्रैक्टिकल टू डू रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, कोई बात नहीं, देन आप उसी पीरियड से रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अप्लाई करना जब तक से आपके लिए प्रैक्टिकल हो। आपको जरूरी नहीं है कि आप 40 ईयर्स पुरानी कंपनी हो तो पूरे 40 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वापस रीस्टेट करके चेंज करो। अगर आपको लग रहा है कि भाई 5 ईयर्स का करना प्रैक्टिकल है तो आप 5 ईयर्स से ही करो। अब जो नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं वो तो आपको और अच्छा चीज़ करके दे रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव। आपको बोला गया कि आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, सबको रिवाइज नहीं करना है। आपको खाली अफेक्टेड अकाउंट्स के इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस को एडजस्ट कर लेना है फॉर द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट। ये भी मैंने आपको क्लास में एक एग्जांपल लेके समझाया था कि कैसे मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव होता है। फिर आता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। जब भी देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट आपको प्रोस्पेक्टिव बेसिस में करना है। रिकॉल करो अपना डेप्रिसिएशन की यूजफुल लाइफ और सैल्वेज वैल्यू के चेंज वाला एग्जांपल। फिर आता है आपका एरर। एरर में आपको हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर आपने कोई अकाउंटिंग गलती करी तो जहाँ पे भी गलती करी है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वापस सही तरीके से बना के हमको दो और एक डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा बड़े-बड़े अक्षर में, बड़े-बड़े वर्ड्स में आपको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि देखिए हमने इतनी सारी अकाउंटिंग एरर्स करी है। और जहाँ पे भी एज एन इन्वेस्टर, एज एन एनालिस्ट आपको अकाउंटिंग एरर देखने को मिले, समझ लेना उस कंपनी का प्रोसेस ठीक नहीं है। इट इंडिकेट्स वीकनेस इन द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल। चेंज इन स्कोप एंड चेंज इन एक्सचेंज रेट, ये भी एक आपका नॉन रिकरिंग आइटम होता है, क्योंकि आपको बार बार एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हर साल कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं देंगे, तो इट इज अफेक्टिंग अ प्रॉफिटेबिलिटी। चेंज इन स्कोप मतलब कोई मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ, पहले कंपनी छोटी थी अब मर्ज होकर बड़ी हो गई, स्कोप बढ़ गया कंपनी का। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आपका चेंज इन स्कोप में आता है। ये आपके लेवल 2 का डिस्कशन ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि स्टैंडर्ड्स ने आपको कोई मैंडेटरी डिस्क्लोजर देने नहीं बोला है व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन स्कोप और अबाउट द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, बट कंपनीज खुद से ही टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स एक समरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन द MD&A एंड फुटनोट्स, एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल फॉर एनालिस्ट। ठीक है, विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट डिस्कशन ऑन अर्निंग पर शेयर। हमने बहुत तेजी से आपका एक्सपेंस रिकॉग्निशन और नॉन रिकरिंग आइटम्स वाले पार्ट का रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट किया है।